क्लासेज में ओम प्रकाश स्वामी, केमिस्ट्री सीनियर क्लास। जैसे पिछली क्लास में अपन चल रहे थे अधिशोषण के बारे में। अधिशोषण हो गया, अधिशोष्य हुआ, फिर अधिशोषक हुआ, उसके बाद धनात्मक अधिशोषण, ऋणात्मक अधिशोषण हुआ, और उसके बाद विशोषण हुआ, विशोषण हुआ, अवशोषण हुआ, और उसके बाद में अधिशोषण और अवशोषण के अंतर हुआ दोनों में। उसके बाद में ले रहे हैं अपन शोषण। नेक्स्ट पॉइंट है शोषण। शोषण का मतलब है कि वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण और अवशोषण प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, यानी अर्थात अधिशोषण तथा अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं। अगर दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसे शोषण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका अपन उदाहरण है, पहला उदाहरण इसका लें, हाइड्रोजन गैस जो होती है, H2 गैस जो होती है, वो चारकोल पृष्ठ पर H2 गैस चारकोल पृष्ठ पर पहले अधिशोषित होती है। चारकोल पृष्ठ पर पहले अधिशोषित होती है, उसके बाद अवशोषित होती है। अवशोषित होती है अर्थात हाइड्रोजन गैस जो है वो चारकोल पृष्ठ पर पहले अधिशोषित होती है, लेकिन कुछ समय बाद वह अवशोषित हो जाती है। तो दोनों प्रक्रियाएं हो गई, इसमें अधिशोषण भी हो गया और अवशोषण भी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल यदि इसका लें तो दूसरा एग्जाम्पल है कि रंजक जितने भी होते हैं, रंजक जितने भी होते हैं वो पहले रेशों की सतह के ऊपर अधिशोषित होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे अवशोषित हो जाते हैं। कोई भी धागा वगैरह होता है, रेशा वगैरह होता है, यदि उसको रंजक के अंदर डुबोते हैं तो पहले धागे की सतह पर रंग जो होता है वो अधिशोषित होगा, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे वह अवशोषित हो जाता है। इस तरह से ये दोनों एग्जाम्पल जो होते हैं वो शोषण क्रिया के हैं, जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उसको शोषण कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट अपना ऊष्मागतिकी। अधिशोषण की ऊष्मागतिकी संभाव्यता। अधिशोषण की ऊष्मागतिकी संभाव्यता। अधिशोषण की ऊष्मागतिकी संभाव्यता कि अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऊष्मागतिकी का क्या रोल होता है, तो ये अपन देखते हैं अधिशोषण की ऊष्मागतिकी संभाव्यता, जिसमें आपके ये 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि कोई भी, जैसे मान लो ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ के ऊपर इसकी ये अंतरापृष्ठ है, इस अंतरापृष्ठ के ऊपर कोई भी अधिशोषित जो है वो इसकी सतह के ऊपर आता है और अधिशोषित होता है यहाँ पर। तो एक मोल, यदि ये एक मोल है, एक मोल अधिशोषक की पृष्ठ के ऊपर अधिशोषित होने के फलस्वरूप उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा जो होती है मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। पहला पॉइंट यही है इसका, अधिशोषण की ऊष्मागतिकी संभाव्यता में कि किसी अधिशोषक पदार्थ की सतह के ऊपर एक मोल अधिशोषक के अधिशोषित होने पर जो ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न होती है उसको मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहा जाता है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट है इसका ऊष्मागतिकी संभाव्यता के अंतर्गत पहला मोलर अधिशोषण ऊष्मा हो गया, और दूसरा पॉइंट इसका आता है कि कोई भी ठोस पदार्थ जो होता है, उस ठोस पदार्थ के अंदर यदि कोई गैस के कण संचलित होते हैं, सतह के ऊपर गैस के कण जो होते हैं वो उसकी सतह के ऊपर आते हैं, तो उनका संचलन जो होता है वो कम हो जाता है। संचलन क्या हो जाता है, इनका कम हो जाता है।
कम हो जाता है तो इसका मतलब इसकी एंट्रोपी जो होती है वो एंट्रोपी कम होती है, अर्थात डेल एस एंट्रोपी परिवर्तन, डेल एस एंट्रोपी परिवर्तन जो होता है वो कम हो जाता है, अर्थात ऋणात्मक हो जाता है। तीसरी इसका पॉइंट आता है कि अधिशोषण जो है एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अधिशोषण जो है एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, अर्थात डेल एच का मान जो होता है, डेल एच का मान ऋणात्मक होता है। डेल एच का मान ऋणात्मक होता है। डेल एच का मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन। डेल एस का मतलब होता है एंट्रोपी में परिवर्तन और डेल एच का मतलब होता है एंथैल्पी में परिवर्तन। नंबर 4 चौथा पॉइंट है, एक समीकरण है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण जो होता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण है डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एच। गिब्स समीकरण जो जूनियर क्लास में था ये, डेल जी बराबर गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, डेल जी एच बराबर एंथैल्पी में परिवर्तन, डेल एस का मतलब होता है एंट्रोपी में परिवर्तन और टी जो होता है वो यहाँ पर परम ताप होता है। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ जो समीकरण है डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस जो होता है, इसमें सामान्य तापक्रम के ऊपर डेल जी का मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है। डेल जी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और डेल जी का मान ऋणात्मक होता है तो इसका मतलब अधिशोषण जो होता है एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम में होता है। इस प्रकार से उस अधिशोषण की ऊष्मागति की संभाव्यता के अंतर्गत ये आपके 4 पॉइंट इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें पहला पॉइंट ये था कि एक मोल अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होता है तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहा जाता है। नंबर 2, जब किसी गैस के कण अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होते हैं तो कणों का संचलन कम हो जाता है, जिससे डेल एस का मान कम हो जाता है, अर्थात एंट्रोपी घटती है, डेल एस का मान ऋणात्मक होता है। नंबर 3 तीसरा पॉइंट आता है इसका, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, अर्थात डेल एच का मान ऋणात्मक होता है। चौथा पॉइंट है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस के अनुसार सामान्यता पर डेल जी का मान ऋणात्मक होता है, अतः अधिशोषण एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण के प्रकार में, क्योंकि अधिशोषण की प्रक्रिया कब होती है, कोई भी जो ठोस पदार्थ होता है उस ठोस पदार्थ की इस सतह के ऊपर अंतरापृष्ठ जिसको कहते हैं, इसके ऊपर अधिशोषक के कण जो होते हैं वो आकर के एकत्रित होते हैं, संकेंद्रित होते हैं, तो वह प्रक्रिया जो होती है वो अधिशोषण कहलाती है। तो अधिशोषक और अधिशोषक, ये हो गया अधिशोषक, अधिशोषक और ये हो गया अधिशोषक। तो अधिशोषक और अधिशोषक के बीच में ये जो बंध बनते हैं, ये जो आकर्षण बल होता है, इन आकर्षण बलों के आधार पर अधिशोषण 2 प्रकार का होता है, जिसमें नंबर 1 है भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण या इसको वान डेर वाल्स अधिशोषण भी कहते हैं, भौतिक अधिशोषण या वान डेर वाल्स अधिशोषण। और दूसरा आता है रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण या इसको लैग्म्यूर अधिशोषण भी कहा जाता है। लैग्म्यूर एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इसको लैग्म्यूर अधिशोषण भी कहते हैं, और भौतिक अधिशोषण को वान डेर वाल्स अधिशोषण भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं भौतिक अधिशोषण के बारे में। तो भौतिक अधिशोषण इस प्रकार की अधिशोषण प्रक्रिया जिसमें
अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच दुर्बल प्रकार के वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं, उसे भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। यानी अधिशोष्य और अधिशोषक जो होता है, ये अधिशोषक हो गया, ये अधिशोष्य हो गई, अधिशोष्य, और ये हो गया अधिशोषक। तो इन दोनों के बीच में यदि दुर्बल प्रकार के बल जो होते हैं वो पाए जाते हैं, दुर्बल प्रकार के वान डेर वाल्स बल यदि पाए जाते हैं तो उसको भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। भौतिक अधिशोषण अपन दाब बढ़ाएं या ताप बढ़ाएं तो अधिशोष्य के कणों को यहाँ से विशोषित किया जा सकता है, तुरंत ये यहाँ से हट सकते हैं। इस कारण भौतिक अधिशोषण की प्रकृति जो होती है वो विशिष्ट नहीं होती है। भौतिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है। और मोलर अधिशोषण ऊष्मा का मान जो होता है वो 20 से 40 केजे प्रति मोल होता है। 20 से 40 केजे प्रति मोल के बीच मोलर अधिशोषण ऊष्मा का मान भौतिक अधिशोषण के लिए होता है। और भौतिक अधिशोषण एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, अर्थात अधिशोषक की सतह पर जब अधिशोष्य के कण आ जाते हैं तो उनको अपन दूर कर सकते हैं और दूर करने के बाद वापस उसको अधिशोषित कर सकते हैं। इसलिए भौतिक अधिशोषण जो होता है वो उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। नंबर 2 दूसरा लेते हैं रासायनिक अधिशोषण या लेग्म्यूर अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण या लेग्म्यूर अधिशोषण है दूसरा। रासायनिक अधिशोषण का मतलब है अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में यदि प्रबल प्रकार के रासायनिक बंध यहाँ पर पाए जाते हैं, दोनों के बीच में अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में प्रबल प्रकार के यदि रासायनिक बंध पाए जाते हैं तो उसको रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। रासायनिक अधिशोषण की जब क्रिया होती है, रासायनिक अधिशोषण की क्रिया होती है तो एक नए पदार्थ का जो है वो निर्माण होता है, नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। इस कारण इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है। रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट होती है और यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। रासायनिक अधिशोषण जो है अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है और इसमें मोलर अधिशोषण ऊष्मा का मान जो होता है वो 40 से लेकर 80 किलो कैलोरी प्रति मोल के बीच में होता है। इसका मतलब मोलर अधिशोषण ऊष्मा का मान जो होता है वो ज्यादा होता है। जैसे मान लो टंगस्टन और कार्बन की सतह के ऊपर, टंगस्टन और कार्बन की सतह के ऊपर जब ऑक्सीजन का अधिशोषण होता है तो टंगस्टन ऑक्साइड बनता है और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जिसमें विशोषण की क्रिया जो है वो हो जाती है। इस तरह से इनकी प्रकृति विशिष्ट होती है। ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच, दोनों के बीच में प्रबल प्रकार के रासायनिक बंध जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ये रासायनिक अधिशोषण होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण जो होता है, इन दोनों के बीच में अंतर लेते हैं अपन। क्या क्या अंतर होता है? पहला अंतर है भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण के अंतर्गत अधिशोष्य तथा अधिशोषक के बीच में दुर्बल प्रकार के वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में प्रबल प्रकार के रासायनिक बंधे पाए जाते हैं। पहला अंतर हो गया भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में। भौतिक अधिशोषण के अंतर्गत अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में दुर्बल प्रकार के वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में प्रबल प्रकार के रासायनिक बंधे पाए जाते हैं। दूसरा अंतर ले सकते हैं अपन, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। तीसरा अंतर ले सकते हैं, भौतिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट होती है। चौथा अंतर हो गया। और पांचवा अंतर अपन ले सकते हैं, भौतिक अधिशोषण में मोलर अधिशोषण ऊष्मा का मान 20 से लेकर 40 केजी प्रति मोल के बीच होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में
अधिशोषण ऊष्मा का मान 80 से लेकर 240 केजी प्रति मोल के बीच में होता है। छठा अपन उदाहरण ले सकते हैं, भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक परत का निर्माण होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में एक आणविक परत का निर्माण होता है। सातवां अपन अंतर ले सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण में वान डेर वाल्स बल दुर्बल प्रकार के बल होने के कारण सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ये भौतिक और रासायनिक अधिशोषण के बीच में अंतर हो गया। इसकी नेक्स्ट अगली क्लास में बाकी का। थैंक यू, धन्यवाद।